स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से जीएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए एग्जाम स्पेशल कुछ लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस को। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा, साथ ही क्वेश्चंस भी आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो और क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, कुछ वैसे ही क्वेश्चंस को हम लोग शामिल कर रहे हैं, ठीक है, आपके सिलेबस के और आपके जो भी चैप्टर हैं उनसे, जो कि आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें संभवतः इनके शामिल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है रिस्पायरेटरी सिस्टम में वो है श्वसन दर यानी रिस्पायरेशन रेट। तो आप लोग भी जानते हैं कि प्रति मिनट जो एक चक्र श्वसन का होने में जो समय, अर्थात 1 मिनट में जितने चक्र पूरे होते हैं श्वसन का, ठीक है, यानी हम लोग जब सांस लेते हैं उसको छोड़ते हैं, उस क्रिया को 1 मिनट में जितना देर वो हो पाता है उसी को हम लोग श्वसन दर के नाम से जानते हैं या सांस लेने की दर बोलते हैं। अर्थात ये बोलें कि श्वसन क्रिया में प्रश्वसन के बाद निश्वसन होता है, ठीक है, फिर कुछ क्षणों के लिए यह क्रिया रुकती है जिसे हम लोग विराम काल कहते हैं। 1 मिनट में ये सारी यानी प्रश्वसन, निश्वसन और विराम जितनी बार होती है उसी को हम लोग सांस लेने की दर बोलते हैं यानी रिस्पायरेशन रेट बोलते हैं। सांस लेने की जो दर होती है बच्चों में, 1 से 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उसमें प्रति मिनट 25 से 40 बार तक होती है, और जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे श्वसन दर जो है वो घटता है, ठीक है। लेकिन विशेष परिस्थिति में जो है वो श्वसन दर यानी आरआर यानी रिस्पायरेशन जो रेट है, रिस्पायरेटरी रेट है, वो बढ़ जाता है। तो वो कौन कौन से कंडीशन होते हैं? तो पहला परिश्रम हो जाता है, बीमारी वगैरह कोई हो गया तब, या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर हम लोग व्यायाम वगैरह कर लेते हैं तो उस स्थिति में जो है हमारा रिस्पायरेशन रेट जो बढ़ जाता है। और नॉर्मली स्त्रियों में जो होता है वो पुरुषों की अपेक्षा अधिक रिस्पायरेशन जो रेट होता है वो बढ़ा हुआ रहता है, यानी उनमें जो मेल की अपेक्षा रिस्पायरेशन रेट अधिक रहता है। अगर बात किया जाए एक और टॉपिक है इसमें धारिता, उसको तो गहरी सांस अंदर खींचकर रोकने को फेफड़े की श्वास धारिता बोलते हैं, ठीक है। अर्थात हम लोग जब सांस लेते हैं तो उसको कितने देर तक अपने अंदर ऑब्जर्व करके रखते हैं, मतलब श्वसन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो उस क्रिया को ही हम लोग श्वास धारिता बोलते हैं। श्वास धारिता जो होती है प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न होती है, इस समय या क्षमता प्राणायाम करने से बढ़ाई जा सकती है। अर्थात इसको जो है वो योग वगैरह करके हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम लोग मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन की तरफ, ठीक है, यानी श्वसन की क्रिया विधि। तो ये 2 चरणों में संपन्न होती है। एक जो होता है वह वायु मार्ग द्वारा शुद्ध हवा का फेफड़े में जाना और उसी मार्ग से अशुद्ध हवा का बाहर आना, ठीक है, यही होता है श्वसन मेनता। और आगमन जो होता है वायु का वो होता है प्रश्वसन यानी इंस्पायरेशन, और जो बाहर निकलता है उसे बोलते हैं हम लोग निश्वसन या एक्सपायरेशन, ठीक है। तो प्रश्वसन जो होता है, हमने जैसा बताया कि वायुमंडल से जब हम लोग हवा जो वायु मार्ग होता है उसके द्वारा जब हमारे फेफड़ों तक पहुंचता है तो उसे हम लोग बोलते हैं। और सेम चीज़ वही है, प्रश्वसन में डायफ्राम के पेशियाँ, जो हमारा डायफ्राम होता है, ठीक है, चेस्ट में, एवं इंटरकोस्टल पेशियाँ तंत्रिकों से उत्तेजित यानी स्टिमुलेट होकर एक साथ ही संकुचित होती है, जिससे पसलियों तथा डायफ्राम ऊपर व बाहर की ओर एक साथ फैलते हैं, जिससे वक्ष गुहा का जो आयतन होता है, जिसे हम लोग श्वास धारिता बोलते हैं, वो बढ़ जाता है तथा खाली स्थान बनते हैं। यानी जहाँ जहाँ ऑक्सीजन नहीं रहता है या हवा नहीं रहता है वहाँ पे खाली स्थान बनते हैं। इसी खाली स्थान को भरने हेतु फेफड़े फैलते हैं, जिससे वातावरण को अपेक्षा जो एल्वोलाई होता है उसमें दबाव कम हो जाता है। इसी कारण बाहर की वायु या हवा जो होती है वो सांस खींचने पर भर जाती है। इसी को हम लोग प्रश्वसन यानी इंस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। अर्थात फेफड़े में जो खाली स्थान होते हैं उसको फेफड़े भरने के लिए प्रश्वसन का यूज करते हैं, ठीक है, या प्रश्वसन का यूज इसमें किया जाता है ताकि जो है हवा वो हमारे अंदर आ सके, या वायु के जो है वो फेफड़े के जो खाली स्थान है, ठीक है, वहाँ आ सके। और दूसरा है एक्सपायरेशन, ठीक है, इसमें जो होता है जब हम लोग हवा लेते हैं तो उसमें अशुद्ध हवा भी कुछ हो जाती हैं जो कि उनको बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हमारा जो फेफड़ा है वो एल्वोलाई पे दबाव बनाता है, जिसके कारण वो जो अशुद्ध हवा होता है वो हमारे वायु मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इसको बोलते हैं निश्वसन, ठीक है। अर्थात जब डायफ्राम तथा पसलियों के पेशियों की तन्यता समाप्त हो जाती है, जब हम लोग हवा को अंदर ले लेते हैं उसके बाद जो है वो तन्यता समाप्त हो जाती है और पेशियाँ जो है पुनः अपने पूर्व स्थिति में आकर शिथिल हो जाती हैं, और फेफड़े पे जो दबाव पड़ता है जिसके कारण CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड
युक्त दूषित हवा या वायु बाहर निकलती है। इसी को हम लोग निःश्वसन के नाम से जानते हैं, यानी एक्सपायरेशन बोलते हैं। और ये प्रश्वसन और निःश्वसन की जो क्रिया होती है वो निरंतर यानी हमेशा जो है चलती रहती है। अगर ये जो है कुछ देर के लिए बंद हो जाए तो आदमी जो है वो डेथ कर जाएगा। ठीक है, अब जो हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं, ठीक है, यानी हमारे जो सांस लिया जाता है वायु, ठीक है, यानी सांस के माध्यम से जो हमारे शरीर में वायु जाता है उसमें कौन कौन सी गैसें शामिल होती हैं मुख्यतः। तो इसमें नाइट्रोजन जो है वो 78% होता है, ऑक्सीजन जो है 21%, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%। ठीक है, इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं जैसे जल वाष्प, धूलकण, अन्य गैसें, ये सब भी होती हैं, वो लेकिन अल्प मात्रा में होती है। ठीक है, तो ये हो गया कुछ जो श्वसन से संबंधित मैकेनिज्म है उसको। अब हम लोग बढ़ेंगे श्वसन संस्थान यानी एस्पायरेशन जो सिस्टम होता है उसके एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ की तरफ। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा इसमें स्नोरिंग होता है, यानी खराटे आते हैं। ठीक है, जब कभी व्यक्ति सोता है तो उस समय जो है उसको ज़ोर ज़ोर से सांस लेना पड़ता है या फिर सांस लेने जैसी आवाज़ आती है, जिसे हम लोग खराटे के नाम से जानते हैं। इसका कारण है नींद के समय में जो कंठ होता है यानी एपिग्लोटिस होता है उसकी पेशियाँ सुस्त और शिथिल हो जाती है, यानी स्थिर हो जाती है, तथा कोमल तालु के पेशी उत्तक शैले एवं आंशिक रूप से जो है लटक जाते हैं, जो वायु मार्ग को थोड़ा अवरुद्ध या रुकावट पैदा करते हैं। इसी कारण जो है वो खराटे उत्पन्न होते हैं। तो ये हो गया खराटा, जो कि श्वसन संस्थान की असाधारण क्रियाएं हैं, यानी एक एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ है। दूसरा होता है हिचकी। ठीक है, आप लोगों ने भी देखा होगा, ऐसे आमतौर पे बोला जाता है कि हमारे शरीर में पानी की कमी से ऐसा होता है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में पानी की कमी से नहीं होता है। हिचकी में डायफ्राम की पेशियाँ जो होती है अचानक संकुचित होकर अनैच्छिक रूप से ऐंठने लगती है, तब जाके ये हिचकी आती है। ठीक है, यानी हमारी डायफ्राम की जो पेशियाँ होती हैं अचानक जो है संकुचित हो जाती है और अनैच्छिक रूप से यानी बिना हमारी इच्छा के ऐंठना शुरू करती है। ठीक है, उसी के कारण हिचकी आती है। उसका कारण ये है कि वायु जो है शीघ्रता से अंदर को आता है, जिससे हमारा एपिग्लोटिस जो होता है एकदम झटके से बंद हो जाता है। इसी कारण जो है हिचकी आती है। तो ये होता है हम लोग का हिप कॉफ। ठीक है, यानी हिचकी। तीसरा होता है स्नीचिंग यानी छींकना। ठीक है, आमतौर पे आप लोगों ने भी देखा होगा कि हम लोग अचानक से छींकना स्टार्ट करते हैं बिना किसी कारणवश, लेकिन बिना किसी कारण से छींकना हो भी नहीं करता है। ठीक है, यानी स्नीचिंग नहीं होगा। ये कब होता है? जब अचानक विस्फोट रूप से नाक तथा मुंह के रास्ते से जो है वायु का तेजी से बाहर की ओर निकलना ही छींकना कहलाता है। और इसका कारण ये है कि अगर किसी धूलकण या फिर किसी ऐसे चीज़ का हमारे वायु मार्ग में प्रवेश कर जाना, ठीक है, जिसके कारण उसका रास्ता जो है ब्लॉक हो जाए, तो उस स्थिति में जो है हमारे शरीर में सांस नहीं जा पाता है या फिर हवा जो है वो ठीक से नहीं जा पाता है। उस कंडीशन में जो है उस वायु मार्ग को साफ करने के लिए हमारी शरीर जो है वो छींकती है, या हमारे वायु मार्ग जो है वो इस क्रिया को करते हैं ताकि हमारा वायु मार्ग जो है वो साफ हो सके। तो ये होता है स्नेचिंग। और भी क्रिया होती हैं जैसे आहें भरना, सिसकना, रोना, जम्हाई लेना, हंसना। ये भी जो क्रिया है वो हमारे श्वसन के एबनॉर्मल जो मूवमेंट होते हैं उसमें आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है श्वसन क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसके पहले जो कारक है वो है रक्तचाप। ठीक है, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो उस स्थिति में जो श्वसन दर है, ठीक है, वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाए तो उस कंडीशन में हमारा श्वसन दर भी जो होगा वो लो जाता है। तो एक पहला कारण हो गया इफेक्ट करने का रिस्पिरेशन का, वो हो गया ब्लड प्रेशर। और दूसरा जो है वो टेम्परेचर। ठीक है, यदि शरीर का तापमान में वृद्धि हो जाए तो श्वसन जो गति है या दर है वो बढ़ जाती है। ठीक है, और वैसे ही हमारे शरीर के तापमान कम हो जाए तो उस स्थिति में जो है हमारा श्वसन की क्रिया या गति जो है, श्वसन गति या दर, वो भी कम जाएगी। ठीक है, तो दूसरा कारण हो गया हमारे ब्लड प्रेशर के बाद टेम्परेचर। और तीसरा है वायु मार्ग में खराबी, जैसे अभी हम लोगों ने हिचकी में देखा। ठीक है, साथ ही हम लोगों ने स्नेचिंग में भी देखा। ठीक है, स्नेचिंग में भी देखा यानी जो छींकना होता है उसमें भी देखा। ठीक है, अगर हमारे वायु मार्ग में किसी तरह का अवरुद्ध उत्पन्न हो जाए या कोई खराबी आ जाए तो वो भी हमारे श्वसन दर को कम ज़्यादा कर देता है। ठीक है, तो ये एक और कारण हो गया। और चौथा है पीड़ा। अचानक से हमारे शरीर में कोई पीड़ा उत्पन्न हो जाए तो उस समय जो है श्वास में भी रुकावट या फिर वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो जिसके कारण भी असर पड़ता है रिस्पायरेशन रेट पे। साथ ही अगला है सीमांत प्रणाली यानी लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, भावनात्मक चिंता तथा क्रिया की एंटीसिपेशन दोनों ही सीमांत प्रणाली को प्रभावित कर सकती हैं। ठीक है, जैसे प्रश्वसन संबंधित केंद्र को इनपुट भेजना और वेंटिलेशन की गति और गहराई में वृद्धि करना, ये सब भी आता है जो सीमांत प्रणाली होता है उसमें।
ठीक है, यानी लिम्बिक सिस्टम में। साथ ही गुद्दा की अवरोधनी पेशी में तनाव, ठीक है, जैसे जो हमारे एनल स्पिंचर होते हैं मसल, उसमें अगर स्ट्रेचिंग आ जाए तो उस कंडीशन में भी हमारी श्वसन जो गति है वो बढ़ती है, ठीक है। साथ ही और भी बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही काफ़ी है नोट्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है नोट्स, ठीक है। कुछ नोट्स हैं जो मैंने डाले हुए हैं इस क्वेश्चन में, जैसे मीडियस्टर्नम, ये हमारे चेस्ट से संबंधित है, ठीक है। यह दोनों फेफड़ों के मध्य में स्थित रिक्त स्थान में ऊतकों से निर्मित पिंड जैसी यानी मास ऑफ टिश्यू जैसी रचना होती है। यह जो होती है वो पक्ष गुहा में स्थित होती है, जिसे हृदय और हृदय की बड़ी रक्त वाहिनियाँ, श्वास नली, ग्रसनी, थाइमस ग्रंथि, लसिका वाहिनी, लसिका पर्व, जिसे हम लोग पिछले वीडियो में ही देखा था, आदि जो है वो इसी में स्थित रहती है। तो मीडियस्टेनम जो होता है उसी में हमारी बहुत सारी जो अंगें हैं वो मौजूद होती हैं। साथ ही हृदय और हृदय की बड़ी सारी रक्त वाहिनियाँ जो हैं वो भी इसी में उपस्थित रहती हैं। ये जो होती हैं वो एक पिंड जैसी रचना होती हैं, ठीक है, जो कि हमारे दोनों फेफड़ों के बीच में जो इंटरप्यूरल स्पेस होता है वहीं पे ये रहती हैं। दूसरा है वायु की मात्रा यानी क्वांटिटी ऑफ एयर। फेफड़े किसी भी विधि अथवा साधन से निश्वसन, ठीक है, जिसे हम लोग एक्सपायरेशन बोलते हैं, द्वारा वायु रहित नहीं हो सकते हैं। अर्थात हमारी जो फेफड़े हैं वो कभी भी बिना वायु के नहीं रह सकते हैं। इसी प्रकार सांस खींचने पर प्रश्वसन यानी जिसे हम लोग इंस्पायरेशन बोलते हैं से पूरी तरह वायु द्वारा नहीं भर सकते हैं। अर्थात ये कभी भी ना तो खाली रह सकते हैं और ना ही पूर्ण रूप से भर सकते हैं। निश्वासन द्वारा फेफड़े की कुल वायु का 1/10 यानी 10 में से 1 भाग जो है वो बाहर निकलता है। साथ ही इतनी ही शुद्ध हवा जो होती है वो पुनः हमारे शरीर में या फेफड़े में जो इंस्पायरेशन होता है उसके द्वारा खींची जाती है। जो फेफड़ों में पुरानी हवा यानी टाइडल एयर्स बची हुई रहती हैं उसमें घुल जाती हैं। अर्थात अगर हमको 10 लीटर का ज़रूरत है तो हम लोग 1 लीटर जो है छोड़ते हैं और 1 ही लीटर जो है वो हम नए तौर पे लेते हैं। बाकी जो 9 लीटर होते हैं ऑलरेडी वो जो होते हैं वो नए जो 1 लीटर आया हुआ रहता है उसी से मिल जाता है। तो ये होता है हमारा वायु की मात्रा। साथ ही पूरक वायु विशेष रूप से प्रयास करना, जो वायु अंदर प्रश्वसन द्वारा खींची जाती है उसकी कुल मात्रा पुरुषों में लगभग 3300 मिलीलीटर एवं स्त्रियों में जो है वो 1900 मिलीलीटर के आसपास होती है, ठीक है। इसीलिए जो है एक और फैक्टर है कि स्त्रियां जो है वो तेज़ी से सांस लेती हैं पुरुषों की अपेक्षा। साथ ही चौथा जो है नोट्स जिस पे लिखना है वो है सप्लीमेंट्री एयर। अभी हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एयर को देखा था, अब हम लोग सप्लीमेंट्री एयर को देखेंगे। साधारण सांस लेने से अंदर गई हुई वायु का बलपूर्वक निश्वासन द्वारा बाहर निकालना, ठीक है, उसी को हम लोग सप्लीमेंट्री एयर बोलते हैं। इसका आयतन पुरुषों में लगभग 1000 मिलीलीटर तथा स्त्रियों में जो है वो 700 मिलीलीटर के आसपास होता है। यह जो होता है वो रिजर्व मात्रा होता है, यानी हमारे शरीर में वो रिजर्व तौर पे रहता है। साथ ही पांचवा जो नोट्स लिखना है वो है रिसिड्यूल एयर। वायु की वह मात्रा जो बलपूर्वक गहरे निश्वासन यानी एक्सपायरेशन के बाद फेफड़े में बची रह जाती है उसी को हम लोग रेसिड्यूअल एयर के नाम से जानते हैं, जो पुरुषों में लगभग 1200 मिलीलीटर और स्त्रियों में जो है 1100 मिलीलीटर के आसपास होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का जो रिस्पायरेटरी सिस्टम से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है। साथ ही हम लोगों ने कुछ नोट्स को भी देखा। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आप हमसे किसी भी तरह से कम्युनिकेट होना चाहते हैं या हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, साथ ही हमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग उस पर टैप करके और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।